टू द चैनल JIV एंड CIV मेड सिंपल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं JIV BFM 2024 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं और हर ऑप्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हम सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं बल्कि हर ऑप्शन का लॉजिक समझेंगे और क्योंकि वो सही है, क्यों वो सही है, क्यों वो गलत है। और इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एग्जांपल करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप CIV को क्रैक करना चाहते हैं, स्पेशली BFM सब्जेक्ट को, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नहीं है बल्कि पूरी स्ट्रैटेजी और अंडरस्टैंडिंग का सेशन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच सिस्टम इज़ यूज्ड बाय द ओवरसीज बायर टू ट्रांसमिट द लेटर ऑफ क्रेडिट to the exporter bank or any other bank with correspondent banking relationship। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, सवाल ये है कि कौन सा सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, ओवरसीज़ बायर बैंक यूज़ करती है ताकि LC को ट्रांसमिट कर सके एक्सपोर्टर बैंक को या तो किसी दूसरे बैंक को जिसमें कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का रिलेशनशिप हो। बहुत बढ़िया सवाल है, आपके बुक में एक अच्छे से समझाया हुआ है। और यदि आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो LC टॉपिक में चले जाइए। LC टॉपिक में और आपका जो फैसिलिटीज़ टू एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर टॉपिक है उसमें भी इसका जिक्र है, 2 बार दोनों जगह लिखा हुआ है। तो पहला है चैप्स। चलिए पहले ऑप्शन चैप्स को समझते हैं। चैप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, राइट। तो ये एक UK बेस्ड पेमेंट सिस्टम है और इसको यूज़ किया जाता है हाई वैल्यू सेम डे पेमेंट के लिए, राइट। हाई वैल्यू सेम डे पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसको लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फेडवायर। फेडवायर आपको पता ही होगा, फेडरल बैंक से रिलेटेड है। तो ये अमेरिकन सिस्टम है, ये अमेरिकन सिस्टम है जिसको हम लोग फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है? ट्रांसफ़र फंड। तो डोमेस्टिक वायर ट्रांसफ़र के लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन इंटरनेशनल, यहाँ पे वर्ड लिखा गया है इंटरनेशनल, राइट, क्योंकि ओवरसीज़ बायर बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर कंट्री को भेजना चाह रही है, तो ये इंटरनेशनल क्रेडिट है। स्विफ्ट MT-700 की बात करें तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म आपको बताइए होगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जो कि बैंक यूज़ करती है ताकि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर ले सिक्योरली। खासकर जो ये जो वर्ड है ना MT-700, इसका मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड, ये क्या है? स्टैंडर्ड मैसेजिंग टाइप है। इट इज़ जस्ट लाइक एन स्टैंडर्ड मैसेजिंग टाइप और इसको यूज़ किया जाता है LC इशू करने के लिए। इट इज़ यूज टू इशू LC। तो देखिए, ये गो टू मेथड है जिसके माध्यम से आप लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसमिट कर सकते हैं सिक्योरली इंटरनेशनल ट्रेड में। और ये इंश्योर करते हैं कि दोनों पार्टीज़ में कौन कौन होते हैं? एक बायर होते हैं और एक सेलर होते हैं। तो इंश्योर करते हैं कि दोनों पार्टी सेम पेज में रहें। याद रखिएगा LC। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन डी का रहा है NACH आप जानते ही होंगे, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट डेब्ट है, डेबिट है, क्रेडिट है, तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस से कोई मतलब है नहीं। तो यदि हम समराइज़ करें तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो हमारा स्विफ्ट है यानी MT-700 है, वो स्टैंडर्ड और सिक्योर तरीका है बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसमिट करने का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में मनी का ट्रांसमिशन होता है, पैसा का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन यहाँ LC में क्या होता है? फंड, या मनी की जगह फंड बोले ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। लेकिन स्विफ्ट में क्या होता है? LC का ट्रांसफ़र होता है। तो ये एसेंशियल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर LC के सारे डिटेल रहते हैं और बायर और सेलर बैंक के बीच में ये डिटेल एक्यूरेटली जो है कम्युनिकेट किया जाता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यदि इस तरह का एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप ट्राई करें पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो एक क्वेश्चन है बैंक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का, कि क्यों RAROC को अच्छा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स माना जाता है एज़ कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। RAROC जानते ही होंगे, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, राइट। तो RAROC को बेटर परफॉर्मेंस मेजर क्यों माना जाता है? चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला कह रहा है इट इज़ ईजियर टू कैलकुलेट। ऑब्वियसली RAROC जो है ना वो ईजियर टू कैलकुलेट नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। RAROC के लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रिस्क के बारे में, ठीक है, जो कि इसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। यू नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट रिस्क विच मेक इट कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज़ नॉट द रीज़न वाई इट इज़ कंसिडर्ड बेटर। ऑप्शन बी की बात करें, इट कंसिडर द रिस्क टेकन बाय बैंक टू अचीव रिटर्न। तो RAROC की बात करें या इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। आपका जो यूनिट नंबर 8 है जिसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, उसमें RAROC पे डिटेल में समझाया गया है और इस पर केस स्टडी भी करवाया गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी का रहा है कि इट कंसिडर द रिस्क टेकन बाय बैंक टू अचीव रिटर्न्स। तो देखिए ये कह रहा है कि RAROC मेजर्स केवल
रिटर्न कोई नहीं देखता, बल्कि रिस्क बैंक कितना ले रही है उन रिटर्न को अचीव करने में। एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2 बिजनेस यूनिट हैं, ठीक है, और ये B1 है और ये B2 है, और दोनों मान लीजिए B1 और B2 मिलके ना दोनों सेम रिटर्न जनरेट करते हैं, तो दोनों का रिटर्न जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन एक ज़्यादा रिस्क लेता है। मान लीजिए कि B1 का रिस्क जो है वो ज़्यादा है B2 से, राइट। तो ये रिटर्न सेम है लेकिन B1 ज़्यादा रिस्क ले रहा है B2 से। तो RAROC आपको बताएगा कि कौन सा यूनिट अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिस्क को ध्यान में रखते हुए। बाय कंसिडरिंग द रिस्क इन्वॉल्व, RAROC विल टेल यू विच यूनिट इज़ परफॉर्मिंग बेटर। समझ में आया दोस्तों? तो इसीलिए इट कंसिडर द रिस्क टेकन बाय बैंक टू अचीव रिटर्न कर रहा है ना, तो बिल्कुल रिस्क को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, राइट। तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की ओर बात करते हैं कि जैसे हमने 2 बिजनेस लिया, दोनों का रिटर्न सेम है लेकिन रिस्क B1 ज़्यादा ले रहा है, तो RAROC आपको बताएगा कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इट प्रोवाइड हायर रिटर्न। ऑप्शन सी बोल रहा है कि ये हाई रिटर्न देता है। तो RAROC आपको हाई रिटर्न नहीं देता, ये एक मैट्रिक होता है जिसके माध्यम से आप परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हैं। इससे बैंक डिसाइड कर सकती है कि जो रिटर्न उन्हें मिल रहा है वो वर्थ है या नहीं है जितना रिस्क वो ले रही है। थ्रू दिस बैंक डिसाइड वेदर द रिटर्न दे आर गेटिंग आर वर्थ द रिस्क दे आर टेकिंग, बट इट डज नॉट इंक्रीज द रिटर्न। अपने आप रिटर्न नहीं बढ़ाता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इट इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। सो दिस इज अपोजिट ऑफ RAROC डज। RAROC देखिए ROE और ROE में क्या था कि रिस्क का कोई इम्पैक्ट लिया ही नहीं जा रहा था, ठीक है, वो रिस्क को लेता ही नहीं था, केवल रिटर्न देखता था, क्योंकि नाम ही रखा गया रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, इसको रिस्क से कोई मतलब है नहीं। लेकिन RAROC में क्या आया, रिस्क आया, ठीक है, रिस्क का फैक्टरिंग हुआ, इसीलिए नाम रखा गया ना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, रिटर्न यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया गया रिटर्न। इस समय देखिए 3 वर्ड है, तीन वर्ड है, ROA ROE, 3 अल्फ़ाबेट है, कह सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन RAROC में 5 अल्फ़ाबेट है। ये 5 अल्फ़ाबेट क्यों हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड RA ऐड किया गया। RA का फुल फॉर्म क्या होता है? रिस्क एडजस्टेड। तो यहाँ पे रिस्क को एडजस्ट किया गया, राइट। तो ये हॉलिस्टिक मेजर होता है परफॉर्मेंस का। तो यदि हम समराइज़ करें फैक्ट को, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो RAROC है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है परफॉर्मेंस का। इट इज जस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस मेजर बिकॉज इट इंक्लूड्स द रिस्क फैक्टर इन कैलकुलेशन। दिस मेक इट पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर इवैल्यूएटिंग बिजनेस रिस्क और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ROA और ROE का फोकस केवल रिटर्न पे होता है, राइट, बट दिस RAROC प्रोवाइड अ क्लियरर पिक्चर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। दोस्तों आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने 2019 से लेकर अभी तक जितना भी परीक्षा हुआ है सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संभाल के रखा है, और अपने पेड मेंबर को जिन्होंने PDF ऑप्ट किया है, किसी भी कोर्स को ऑप्ट किया है BFM का, उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। और प्रत्येक साल का लगभग 50 से 60 70 क्वेश्चन, किसी साल का 100 क्वेश्चन भी अवेलेबल है। तो यदि दोस्तों कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि 600-700 क्वेश्चन का सेट्स है, और दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसी बेसिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन यूनिट को आपको पढ़ना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। और दोस्तों अभी मैंने BFM के लिए, स्पेशली BFM के लिए क्रैश कोर्स भी शुरुआत किया था, जिसमें मैं उन सभी टॉपिक को जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2019 से लेकर अभी जो एग्जामिनेशन हुए हैं जिसमें बराबर सवाल आए हैं, उन सभी को मैं पहले कवर करवा रहा हूँ, और फिर बाकी समय में बाकी टॉपिक को मैं कवर करवा रहा हूँ। यदि आप उसमें इनरोल होना चाहते हैं, विशेष जानकारी चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि बहुत सिंपल सवाल पूछा गया था कि जो हमारा IEC होता है, यानी एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड होता है, कौन इशू करता है ये, ठीक है। तो पहला कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई मतलब नहीं है, ये सेंट्रल बैंक है जो कि हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करती है। ये IEC नंबर को इशू नहीं करती है। इसका प्राइमरी रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में कि वो फॉरेन एक्सचेंज और मॉनेटरी पॉलिसी को ओवरसीज करे, मॉनिटर करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करें तो ये हमारे कंट्री के ट्रेड पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्री ट्रेड पॉलिसी, लेकिन ये IEC नंबर को इशू नहीं करती है, ठीक है। ये ब्रॉडर पॉलिसी लेवल पे काम करती है, ट्रेड रेगुलेशन प्रमोशन को देखती है। ऑफिस ऑफ DGFT, ये हमारा सही जवाब है। DGFT का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि IC नंबर इशू करती है। और IC नंबर एक यूनिक कोड होता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए जो कि इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग गुड्स में इन्वॉल्व है भारत में। और समझिए कि IC नंबर ना एक तरह का आइडेंटिफिकेशन कोड की तरह काम करता है। इट एक्ट्स लाइक एन आइडेंटिफिकेशन कोड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। इफ़ यू टॉक अबाउट द कस्टम डिपार्टमेंट, यदि हम कस्टम डिपार्टमेंट की बात करें तो देखिए कस्टम डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करे। कस्टम डिपार्टमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, राइट।
सो दे मैनेज कस्टम ड्यूटीज एंड इंश्योर दैट इलीगल गुड्स डोंट क्रॉस बॉर्डर। तो ये कस्टम ड्यूटी को मैनेज करेगा और इंश्योर करेगा कि जो इलीगल गुड्स है वो बॉर्डर क्रॉस ना करे, लेकिन ये आईसी नंबर इशू नहीं करता। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो इफ़ यू वांट टू इम्पोर्ट, मान लीजिए कि आप गुड्स को इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं भारत से या भारत में, तो आपके पास आईसी नंबर होना चाहिए। और ये कौन इशू करता है? डीजीएफटी की ऑफिस इशू करती है, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या लिमिट है एलआरएस का जिसमें इंडिविजुअल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी को अवेल करते हैं बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल लिए? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो जैसे इसमें ऑप्शन वाइज देखते हैं, तो पहला ऑप्शन कर रहा है यूएसडी 1 लाख यूएसडी है। तो ये हमारा पहले का लिमिट हुआ करता है, इट वाज अ प्रीवियस लिमिट, लेकिन इसको रिवाइज कर दिया गया है, राइट। आप आज के समय में इससे ज़्यादा अमाउंट रिमिट कर सकते हैं विदाउट नीडिंग प्रायर आरबीआई अप्रूवल। सेकंड कर रहा है 2.5 लाख, ये करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा एलआरएस के अंदर ना आप 2.5 लाख यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर, एक में वर्ड में लिख देता हूँ क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो, पर फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख यूएस डॉलर आप रिमिट कर सकते हैं बिना आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लिए, ठीक है। आप ओवरसीज एजुकेशन, ट्रैवल, मेडिकल ट्रीटमेंट या फॉरेन स्टॉक या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप इस लिमिट से ज़्यादा भेजना चाहेंगे तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा। 5 लाख गलत है क्योंकि आप 2.5 लाख से ज़्यादा यूएसडी से ज़्यादा भेजेंगे तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा, 10 लाख भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा जो हमारा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होता है उसके अंदर एक इंडिविजुअल 2.5 लाख यूएस डॉलर तक का भेज सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में बिना आरबीआई का अप्रूवल लिए हुए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन देखा है मैक्सिमम क्वेश्चन डेटा बेस्ड पूछे गए हैं। जैसे ये भी डेटा बेस्ड है, ये भी डेटा बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। यहाँ ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि आरएआरओसी को क्यों बेटर फॉर्मेट में जाना जाता है, ये भी फैक्ट बेस्ड है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन का ज़्यादा बोलबाला अभी तक तो हमने वही देखा, ये भी देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन ही दिख रहा है मुझे, फैक्ट बेस्ड। चलिए आज हम लोग एक क्रूशियल आस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट का। तो सवाल ये पूछा गया था कि जब भी कोई क्रेडिट कार्ड अकाउंट एनपीए हो जाता है, ठीक है, तो आपने कितने दिन बाद पेमेंट ड्यू डेट का विल अ क्रेडिट कार्ड अकाउंट बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इफ द मिनिमम अमाउंट ड्यू इज नॉट पेड फुली। देखिए क्रेडिट कार्ड में आपको पता होगा कि एक एमएडी होता है। एमएडी क्या होता है कि आप इतना पे कर दीजिए, इतना पे कर दीजिए तो आप पे चार्जेस जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं लगेगा, उसको मिनिमम अमाउंट ड्यू बोलते हैं। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू को हमने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ड्यू डेट है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता, मान लीजिए कि ड्यू डेट है 12 सितंबर, ठीक है, और एमएडी है, मान लीजिए आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू है 1100 रुपया, आपने एमएडी पेमेंट किया नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ड्यू डेट था, 12 सितंबर क्या है हमारा ड्यू डेट है। तो कितने दिन बाद, ड्यू डेट के कितने दिन बाद क्रेडिट कार्ड का अकाउंट को एनपीए मान लिया जाएगा यदि एमएडी को हमने एमएडी भी नहीं पेमेंट किया, जो एक्चुअल अमाउंट है वो तो भूल जाइए, हमने एमएडी भी नहीं पेमेंट किया, तो कितने दिन बाद उसको एनपीए माना जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है 30 दिन। तो यदि आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को 30 दिन के लिए मिस करते हैं तो आपका अकाउंट ओवरड्यू माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ओवरड्यू माना जाएगा, राइट। और आपको लेट फी चार्ज किया जाएगा, ऑब्वियसली यू विल बी चार्ज लेट फी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस स्टेज में आपका अकाउंट एनपीए नहीं माना जाएगा, आपको रिमाइंडर पे रिमाइंडर मिलते रहेगा कि आप ओवरड्यू अमाउंट को पेमेंट कर दें। 60 डेज़ की बात करें, 60 डेज़ मान लीजिए कि नॉन पेमेंट रहता है तो आपका अकाउंट स्टेटस जो है बहुत सीरियस हो जाएगा, योर अकाउंट स्टेटस बिकम मोर सीरियस। एडिशनल लेट फी और इंटरेस्ट चार्ज जो है एक्यूमुलेट होने लगेगा, लेकिन अभी भी अकाउंट आपका एनपीए में नहीं जाएगा। बैंक आपको रिमाइंडर देते रहेगी कि ड्यूज को क्लियर करें। 90 दिन इसका सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए कि मिनिमम अमाउंट ड्यू आपके क्रेडिट कार्ड पे 90 दिन तक नहीं पेमेंट हुआ है तो अकाउंट को आपका एनपीए मान लिया जाएगा, योर अकाउंट विल बी कंसीडर्ड एनपीए, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट ऑफिशियली ओवरड्यू हो चुका है बैंक के द्वारा और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के द्वारा। तो ये सीवियरली आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करेगा और फर्दर पेनल्टीज़ भी लगेंगे आप पे। और यदि हम 120 डेज़ की बात करें, फिर टॉक अबाउट द 120 डेज़, सो यदि नॉन पेमेंट 120 दिन तक चला जाता है तो कॉन्सिक्वेंस और भी सीवियर हो जाता है। बैंक एक्शन लेना शुरू कर देती है, प्रोलॉन्ग डिफ़ॉल्ट को क्रेडिट एजेंसीज़ को रिपोर्ट करती है, लेकिन अकाउंट को हमने एनपीए में तभी मान लिया जब 90 दिन में हो जाए। तो याद रखिए फैक्ट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट को एनपीए में तब माना जाता है यदि मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है हम 90 दिन तक, जब से ड्यू हुआ है तब से 90 दिन तक हमने पेमेंट नहीं किया है। ये स्टैंडर्ड सभी बैंक यूनिफॉर्मली फॉलो करती है ताकि कंसिस्टेंसी हो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी में और ओवरड्यू स्टेटस को डिटरमाइन करें। इसीलिए जो आपका ड्यूज है उसको टाइमली पे करना बहुत ज़रूरी होता है अपने क्रेडिट स्कोर को संभालने के लिए, बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल ये पूछा गया था, ये देखिए, ये जो सवाल है ना आपका ईसीबी टॉपिक से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, सॉरी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग नहीं है, ये आपका है एलआरएस से, एलआरएस टॉपिक से, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यूनिट नंबर 2 से,
ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये पूछा गया था कि आपका जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, TCS जिसको बोलते हैं, फॉरेन रेमिटेंस पे, LRS के अंदर, यदि मान लीजिए 7 लाख का एनुअल थ्रेशोल्ड हम एक्सीड करते हैं एज पर फाइनेंस एक्ट। देखिए दोस्तों, आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, TCS बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि TCS का क्या रेट है अलग अलग केसेस में। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू दैट टेबल, ठीक है। यूनिट 2 में आप देखेंगे टेबल दिया हुआ है, उसको अभी से आप बुक में हाईलाइट कर लीजिए, अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, आपने जो भी नोट्स बनाया है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना सवाल पूछा जा रहा है। चलिए तो अब जरा इसको समझते हैं। तो बेसिकली TCS होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑन फॉरेन रेमिटेंस। तो सवाल है कि 7 लाख का थ्रेशोल्ड यदि एक्सीड करता है एनुअल थ्रेशोल्ड, तो आपका रेट क्या होगा TCS का। पहला सवाल है 1%। 1% TCS बहुत कम है, लेकिन ये फॉरेन रेमिटेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, LRS के अंदर रेट हायर है। 3% भी नहीं होगा, राइट। ये परसेंटेज अप्लाई होता है दूसरे तरह के ट्रांजेक्शन में, लेकिन फॉरेन रेमिटेंस में नहीं। 5% सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2000 आया था ना, उसके अनुसार क्या था कि जो भी फॉरेन रेमिटेंस है जो कि हमारे 7 लाख के थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है फाइनेंशियल ईयर में, तो ये प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी ला सकें और प्रॉपर रिपोर्टिंग हो फॉरेन रेमिटेंस का। ये कब आया था, 1 अक्टूबर 2020 को आया था। तो यदि आप 7 लाख से ज़्यादा भेजेंगे अब्रोड, इफ़ यू आर सेंडिंग मोर देन 7 लाख अब्रोड, तो TCS को कलेक्ट किया जाएगा जो अमाउंट एक्सीड करेगा इस लिमिट से एट द रेट ऑफ 5%। मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने 10 लाख भेजा, तो आप पे TCS कितना का लगेगा। देखिए 7 लाख से कितना ज़्यादा है, 10 लाख, 3 लाख ज़्यादा है, तो इस 3 लाख पे आपको जो है TCS देना पड़ेगा 5%। 10% भी नहीं होगा। 10% कब लगता है, ये स्पेसिफिक सिचुएशन में लगता है यदि इंडिविजुअल के पास पैन या आधार नहीं हो, ना पैन हो ना आधार हो, तब उस केस में TCS जो है 10% लगता है, ठीक है, डबल कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर C 5%। प्लीज़ रिमेंबर इट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन भी हमने दे रखा है। यदि आप बुक का थ्योरी नहीं भी पढ़ते हैं, यदि आप केवल क्वेश्चन और आंसर देखते हैं, तो भी आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा। ये केवल हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में नहीं है, हमारे जितने भी यूनिट वाइज MCQs हैं सभी में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन्स यू नीड नॉट रीड एनी थ्योरी, यू जस्ट गो थ्रू दिस MCQs, यू विल बी प्रोवाइडेड कंसेप्ट इन दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन, एंड यू विल गेट थ्रू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिस्क, उस रिस्क को क्या बोलते हैं जब हमारे पास जो अलग डिफरेंट एसेट है, डिफरेंट लायबिलिटीज़ है, डिफरेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं, उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड से वेरी करेगा, चेंज करेगा अलग अलग मैग्नीट्यूड से। तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि स्पेशली उनके लिए खासकर देखिए पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन एक आ रहा है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, क्रेडिट रिस्क का मतलब ये होता है कि बोरोवर ने अपना लोन रिपेमेंट नहीं किया या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मीट नहीं किया, ठीक है, तो जो रिस्क होता है लॉस होने का वो हमारा क्रेडिट रिस्क होता है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट रेट के चेंज से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट के चेंज से ये रिलेटेड नहीं है, राइट। इट इज़ इंपॉर्टेंट बट इट इज़ अनरिलेटेड टू द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन बी कर रहा है मार्केट रिस्क। देखिए मार्केट रिस्क क्या है कि मान लीजिए कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल मार्केट कंडीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण से जो लॉसेज आते हैं उसका रिस्क को मार्केट रिस्क बोलते हैं, जैसे स्टॉक प्राइस या इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये स्पेसिफिकली यहाँ जो आपका एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है उसको एड्रेस नहीं करता। बेसिक रिस्क इसका सही जवाब है, क्योंकि बेसिक रिस्क तब होता है जब हमारे पास जो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि एसेट्स हो गए, जैसे कि लायबिलिटीज़ हो गए, जैसे कि आपके OBS ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हो गए, तो ये सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो यूनिफॉर्मली नहीं चेंज करता है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, इस बैंक ने क्या किया, लोन इशू किया, ठीक है। अब ये बैंक के लिए जो लोन है वो क्या हो गया, एसेट हो गया, राइट। और लोन इशू किया मान लीजिए फ्लोटिंग रेट पे, किस रेट पे, फ्लोटिंग रेट पे। और मान लीजिए कि जो डिपॉजिट ये होल्ड कर रहा है, लोगों का पैसा जो होल्ड कर रहा है वो इसके लिए लायबिलिटी है बैंक के लिए, उसको मान लीजिए होल्ड कर रहा है ये फिक्स रेट पे, ठीक है, उसको होल्ड कर रहा है फिक्स रेट पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन है इन दोनों एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बीच में, ठीक है, ये क्या करेगा, बैंक का जो NII है उसको इम्पैक्ट करेगा। NII समझते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि हमारा क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट अर्निंग एसेट माइनस इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज होगा अलग अलग रेट चेंज में, यही हमारा कहलाता है बेसिक रिस्क। तो होपफुली आपको बेसिक रिस्क भी समझ में आ गया, सही जवाब यही है। ऑपरेशन रिस्क क्यों होता है कि हमारा मान लीजिए कि कुछ इंटरनल प्रोसेस फेल कर गया, सिस्टम फेल कर गया, एक्सटर्नल इवेंट आ गया, जैसे फ्रॉड हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया, ठीक है।
तो यही चीज़ है। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया ना, एक बैंक है जिसने लोन दिया वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन दूसरी तरफ इसके पास फिक्स रेट डिपॉजिट है। यदि मार्केट, अब मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, मान लीजिए कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट तो हमारे हाथ में है नहीं, इंटरेस्ट रेट में मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो क्या होगा, लोन पे जो ब्याज हमें मिलेगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक को पे करना पड़ेगा वो तो उतना ही रहेगा, राइट। तो ये डिफरेंस के कारण क्या होगा, बैंक का प्रॉफिट फ्लक्चुएट होगा, बैंक प्रॉफिट विल फ्लक्चुएट, राइट। बैंक का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, जो कि एग्जैक्टली यही मतलब होता है कि बैंक का बेसिक रिस्क का मतलब यही होता है कि बैंक का प्रॉफिट फ्लक्चुएट होना। तो याद रखिए, बेसिक रिस्क वो रिस्क होता है जो कि हमारे इंटरेस्ट रेट, अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो इंटरेस्ट रेट है, चाहे वो एसेट हो, लायबिलिटी जो ओबीएस हो, वो अलग अलग रेट से चेंज हो, राइट। तो इस कारण से हमारा बैंक एनआईआई में वेरिएबिलिटी आएगा और हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आपको एक्सप्लेनेशन एकदम क्लैरिटी से समझ में आ रहा हो तो दोस्तों लाइक करने में क्या दिक्कत, एक लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो और भी सीआईबी एस्पिरेंट तक पहुँचे और वो भी इस तरह के वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए, सवाल आपसे पूछा गया है कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में, जो कि आर्टिकल नंबर 5 है यूसीपीडीसी का। तो बैंक किस में डील करती है, बहुत सिंपल सवाल है लेटर ऑफ क्रेडिट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये लगता होगा ऐसा कि हाँ बैंक को गुड्स एंड सर्विस से डील करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये सही जवाब नहीं है, राइट। चलिए, उसके बाद अगला सवाल है कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट तो हमारे बैंक के लिए ट्रेड के लिए टर्म्स को सेट करता है, लेकिन बैंक डायरेक्टली जो है इनके साथ डील नहीं करते एलसी के अंदर। डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही, इसीलिए आप एलसी के आगे डॉक्यूमेंट्री वर्ड सुनेंगे। डॉक्यूमेंट्री क्यों रखा गया है कि डॉक्यूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो बैंक केवल डॉक्यूमेंट में डील करती है। आर्टिकल 5 यही कहता है, बैंक स्ट्रिक्टली डील्स विद डॉक्यूमेंट एंड नॉट विद गुड्स एंड सर्विसेज। तो बैंक के, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट सेलर ने सबमिट किया है, मतलब सेलर के द्वारा सबमिट किया गया डॉक्यूमेंट, उसको वेरीफाई करना। जैसे कि कौन सा डॉक्यूमेंट सेलर सबमिट करता है, बिल ऑफ लैडिंग, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, जैसे कि इनवॉइस, राइट, बिलो, ये सभी डॉक्यूमेंट सेलर जो है बैंक में जमा करते हैं आफ्टर द शिपमेंट। तो उनको, बैंक को ये देखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज को वेरीफाई नहीं करना है। और लास्ट कर रहा है परफॉर्मा इनवॉइस। तो परफॉर्मा इनवॉइस भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेल टू कोर्ट के पहले दिया जाता है, ये नेगोशिएशन प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट है नहीं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, राइट, भारत में, तो ये मान लीजिए इंडिया में कोई एक्सपोर्टर है। अब वो क्या करना चाहे, वो क्या कर रहा है, 1000 यूनिट जो है किसी प्रोडक्ट का वो भेज रहा है जर्मनी में किसी इंपोर्टर को, तो जर्मनी के इंपोर्टर को ये 1000 यूनिट भेज रहा है, ठीक है। तो अब जो एलसी है, एलसी में क्या कहा गया है कि एक्सपोर्टर को क्या प्रेजेंट करना है, बिल ऑफ लैडिंग प्रेजेंट करना है, कमर्शियल इनवॉइस प्रेजेंट करना है और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी प्रेजेंट करना है। मान लीजिए कि गुड्स जो इसने शिप किया वो मान लीजिए डिफेक्टिव है, एवन इफ द गुड्स शिप इज़ डिफेक्टिव, या मान लीजिए बहुत कम शिप किया, जब तक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है तो बैंक पेमेंट प्रोसेस कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक का रोल इतना ही है कि वो डॉक्यूमेंट को हैंडल करे, वेरीफाई करे, ना कि एक्चुअल गुड्स को इंस्पेक्ट करे। समझ में? तो याद रखना है हमें कि बैंक डॉक्यूमेंट में डील करती है, गुड्स एंड सर्विस में डील नहीं करती। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेरीफाई कर, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेरीफाई करना डॉक्यूमेंट को। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और ये जो आर्टिकल 5 है ना यूसीपीडीसी का, आप देख रहे हैं ना एलसी टॉपिक से कितना टॉपिक्स क्वेश्चन पूछा गया है। एलसी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल देखिए और एलसी से है, रेट क्लॉज एलसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस रेट क्लॉज एलसी। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है पेमेंट ऑन डिलीवरी, इसका मतलब कि सेलर को पेमेंट मिल जाएगा गुड्स को डिलीवर करने के बाद बायर को। तो ये कॉमन है ट्रेड में, लेकिन ये रेट क्लॉज एलसी नहीं होता है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी का रहा है एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट, ये सही जवाब है। रेट क्लॉज एलसी में क्या होता है कि एक्सपोर्टर जो है एडवांस पेमेंट को रिक्वेस्ट करता है। अब बताइए किससे रिक्वेस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली वो इशूइंग बैंक से रिक्वेस्ट करेगा। इससे क्या होता है कि एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर को हेल्प मिलता है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने में और गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, ताकि ऑर्डर को फुलफिल कर सके। और ये इशूइंग बैंक जो है फंड प्रोवाइड करती है, इससे पहले गुड्स को शिप किया जाए। फिर कह रहा है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग, ये नहीं होगा। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग तब होता है जब गुड्स को शिप कर दिया, इसलिए नाम पोस्ट रखा गया है ना, ठीक है। एक तरह का फाइनेंसिंग है, लेकिन रेट क्लॉज एलसी बिफोर शिपमेंट का होता है, ओपन अकाउंट टर्म भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी सही है, राइट, एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट। चलिए, अगला सवाल है कि कितने इनको टर्म्स हैं इनको टर्म्स 2020 में, ये भी टॉपिक हमारा एलसी सही है। एलसी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन इनको टर्म्स, तो याद रखिएगा टोटल हमारे 11 टर्म्स हैं, राइट। तो ये तो फैक्ट बेस है, ठीक है।
FOB, FOD, बहुत तरह के DAP, ठीक है, CIF, ये सब के सब हमारे क्या हैं, इनको टर्म्स कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इनको टर्म्स कितने हैं, 11 इनको टर्म्स है। अगला सवाल है, कौन सा अकाउंट जो है नॉन रेजिडेंट बैंक मेंटेन करेगी अपने होम कंट्री करेंसी में। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, होम कंट्री करेंसी में कौन सा अकाउंट मेंटेन करेगी। पहला कह रहा है नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट वॉस्ट्रो अकाउंट का अपोजिट होता है, मतलब नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है, आवर अकाउंट विथ यू। नॉस्ट्रो अकाउंट का मीनिंग क्या हुआ, आवर अकाउंट विथ यू। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, आवर अकाउंट विथ यू। जैसे मान लीजिए कि SBI मुंबई है, SBI मुंबई है, इसका एक अकाउंट है कहाँ पे, US डॉलर में अकाउंट है। कहाँ पे अकाउंट है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक AMB में है, ठीक है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो अकाउंट है अमेरिकन न्यू बैंक में, ये जो पार्टिकुलर अकाउंट है ये SBI के लिए क्या होगा, नॉस्ट्रो अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये SBI यूज़ करेगी ताकि पेमेंट कर सके डॉलर में। तो ये तो नहीं होने वाला क्योंकि होम कंट्री करेंसी है ही नहीं, ये तो आप साफ देख रहे हैं ना, फॉरेन कंट्री करेंसी है। चलिए वॉस्ट्रो अकाउंट की बात करते हैं। देखिए वॉस्ट्रो अकाउंट भी नॉन रेजिडेंट बैंक ही मेंटेन करती है लोकल करेंसी, ये सही जवाब है। देखिए मान लीजिए कि इसका मतलब होता है योर अकाउंट विथ अस। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा AMB है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, SBI मुंबई के साथ एक रुपी अकाउंट मेंटेन कर रही है। कैसा अकाउंट मेंटेन कर रही है, रुपी अकाउंट मेंटेन कर रही है। तो ये SBI के बुक में वॉस्ट्रो कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसके बुक में, SBI के बुक में। तो इस अकाउंट, ये अकाउंट क्या करेगा, फॉरेन बैंक को हेल्प करेगा, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को, ताकि वो ट्रांजैक्शन हैंडल करे और इंडियन रुपये सेटलमेंट करे। तो ये सही जवाब है। ऑप्शन C की बात करते हैं, लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट का मतलब होता है देयर अकाउंट विथ देम। तो ये थर्ड पार्टी व्यू होता है अकाउंट का, जो कि दूसरे बैंक में। एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि SBI मुंबई है, राइट, वो एक अकाउंट को रेफ़र कर रही है जो कि PNB ने HDFC के साथ होल्ड करके रखा है। तो PNB ने HDFC के साथ होल्ड कर रखा है और SBI उसे रेफ़र कर, उस अकाउंट को रेफ़र कर रही है। तो SBI के पर्सपेक्टिव से ये जो अकाउंट होगा वो क्या होगा, लोरो अकाउंट होगा। इसको आज के दिन में बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। रेजिडेंट अकाउंट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नॉन रेजिडेंट कर रहा है। तो अब सवाल है कि ये अकाउंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड और बैंकिंग के लिए फैसिलिटीज करता है। जैसे कोई वॉस्ट्रो अकाउंट है, वॉस्ट्रो अकाउंट एक फॉरेन बैंक को अलाउ करेगा कि वो ट्रांजेक्शन को हैंडल करे लोकल करेंसी में, जैसे कि रुपीज़ में, जिस कारण से पेमेंट को सेटल करना आसान होगा, रेमिटेंस प्रोसेस करना आसान होगा, राइट। तो याद रखिए वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है योर अकाउंट विथ अस। लोकल बैंक यूज़ करती है ताकि फंड को होल्ड कर सके नॉन रेजिडेंट बैंक को लोकल करेंसी में। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है आवर अकाउंट विथ यू, जो कि लोकल बैंक हेल्ड करती है फॉरेन करेंसी में। लोअर अकाउंट का मतलब होता है देयर अकाउंट विद अस, मतलब अकाउंट हेल्ड बाय अदर बैंक। और रेजिडेंट अकाउंट को डोमेस्टिक रेजिडेंट के लिए यूज करते हैं, राइट। ये सभी चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर लोन गिवन बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल टू NRI क्लोज रिलेटिव। अब देखिए रेजिडेंट इंडिविजुअल ने ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, आप देख रहे हैं कितना सवाल बनता है इससे। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल ने जो लोन दिया है NRI क्लोज रिलेटिव को, उनके लिए कौन सा रिक्वायरमेंट जरूरी है। पहला कह रहा है कि लोन मस्ट हैव मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ 6 मंथ। तो ये एक्चुअली 1 साल का होता है, 6 महीना का नहीं होता है। लोन इज़ फ्री ऑफ इंटरेस्ट। देखिए एक की रिक्वायरमेंट है रेजिडेंट इंडिविजुअल का जो लोन NRI को देगी वो है कि लोन इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। ये प्रोविज़न इंश्योर करेगा कि लोन जो है NRI रिलेटिव के बेनिफिट के लिए हो, बिना किसी लेंडर का फाइनेंशियल गेन का। ऑप्शन सी कर रहा है लोन कैन बी यूज फॉर परचेजिंग प्रॉपर्टी इंडिया। ये ऑप्शन मिसलीडिंग है क्योंकि NRI जो है यूज़ कर सकते हैं लोन को बहुत सारे पर्पज़ के लिए, चाहे प्रॉपर्टी परचेज हो, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन डी कर रहा है कि लोन मस्ट बी सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो मैंडेट करता है कि लोन को सिक्योर करना है कोलेट्रल से। लोन अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। तो ये इंश्योर करेगा कि ये लोन को हम पर्सनल लोन की तरह ट्रीट करें ताकि सपोर्ट कर सके फैमिली मेम्बर को, ना कि कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने लगभग 100 क्वेश्चन का सेट है जो कि मैंने अपने कोर्स में ऐड करके रखा है। तो यदि आप इस तरह के क्वेश्चन सेट को चाहते हैं और 2019 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप पेपर आए हैं सभी के PDF आपको चाहिए तो हमारे कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। BFM का PDF कोर्स है, सिंपल सा कोर्स है जिसकी विशेष जानकारी के लिए मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।